नमस्कार प्यारे साथियों। हम जो आरपीएससी के पुराने पेपर देख रहे थे उसी श्रृंखला में आज का हमारा ये अगला वीडियो है। मैं हिंदी व्याख्याता कविता सेवरान आपका स्वागत करती हूँ। साथियों, हम अभी जो पेपर देख रहे हैं पिछले 2-3 वीडियो से, ये पेपर है साथियों कॉलेज लेक्चरर के। तो कॉलेज लेक्चरर के हिसाब से ही इसमें कई प्रश्न बहुत गहराई से दिए गए हैं। जैसे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत सारे प्रश्नों की जो है अलग अलग जो विधा हैं, संस्मरण है, रेखाचित्र है, आत्मकथा है, उन सभी विधाओं के प्रश्न पूछ रखे हैं मिलान वाले कि कौन सी विधा किस लेखक की है। और ये इस प्रकार से बहुत कुछ प्रश्न बहुत डीपली पूछ रखे हैं इन्होंने। तो जो फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थी हैं वो इन प्रश्नों को सुनकर देखकर घबराए नहीं कि इतने डीपली प्रश्न चल रहे हैं, इतने डीपली प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो हमें तो ये याद ही नहीं है। बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप फर्स्ट ग्रेड के जो पीछे के पेपर आए हुए हैं उसी हिसाब से इस बार आरपीएससी ने ज़रूर थोड़ा पैटर्न चेंज किया है, थोड़े से गहराई से प्रश्न पूछे हैं। तो उसी हिसाब से आप सिलेबस को अपने को थोड़ा सा गहराई से, और आरपीएससी की जो अभी संस्कृत शिक्षा विभाग की जो एग्ज़ाम हुई थी उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अपने सिलेबस को पूरा रिवाइज करेंगे तो आप आराम से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इन प्रश्नों को देखकर आप, ये कॉलेज व्याख्याता के पेपर चल रहे हैं तो इन प्रश्नों को देखकर आप अपना अभ्यास कीजिए, अपना मूल्यांकन कीजिए, बाकी डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइए। हमारा आज का अगला प्रश्न है, इनमें से छायावादी काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। छायावादी जो काव्य था उसकी विशेषताएं पूछ रहा है ये, तो उसमें से कौन सा सही नहीं है। तो रहस्यवाद इसका प्रमुख अंग है। जो पहला ये ऑप्शन है ये इसमें गलत है, ये छायावादी काव्य से संबंधित कथन नहीं है। इन्होंने रहस्यवाद छायावादी काव्य में था जरूर, लेकिन प्रमुख अंग नहीं कह सकते हम उसको, और इसने प्रमुख अंग दे दिया तो ये यहाँ पहला ही जो ऑप्शन है ये गलत हो गया, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है छायावाद के बारे में, इसमें वेदना के आधार पर स्वानुभूति की अभिव्यक्ति को प्राथमिकता दी गई, ये सही है। ध्वन्यात्मकता और लाक्षणिकता भी इसका एक प्रमुख घटक है। इसमें रीतिकालीन और द्विवेदीकालीन कविताओं से भिन्न प्रकार के भावों को नए ढंग से अभिव्यक्ति हुई। तो ये तीनों ही छायावादी काव्य की विशेषताएं हैं, और ऊपर वाला प्रमुख अंग दे दिया तो प्रमुख अंग के रूप में ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से प्रयोगवादी कविता से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो प्रयोगवादी जो कविता थी इसमें बौद्धिक स्तर पर अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम की उपयोगिता स्वीकार की गई थी। बिल्कुल सही है कि जो प्रयोगवाद के कवि थे उन्होंने जो अपनी खुद की जो भोगी हुई ज़िंदगी थी उसी का उन्होंने ज़्यादा खुद की अनुभूति को ज़्यादा अभिव्यक्त किया था। इसमें कविता के शिल्प को विषय वस्तु से अलग माना गया। ये पंक्ति जो ये लाइन जो है यहाँ, ये ऑप्शन गलत है। कौन सा कथन गलत पूछ रहा, तो प्रयोगवादी कविता के बारे में ये लाइन सही नहीं है। इसमें अभिव्यक्ति को अनुभूति के अनुकूल नए माध्यमों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है, ये भी सही है। इसके अनुसार कोई भी अनुभूति अपने क्षण विशेष में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने कि समूचे जीवन के मुक्त विस्तार में। तो ये पंक्ति भी सही है। अगला प्रश्न जो हो, नई कविता से संबंधित, नई कविता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो नई कविता विवेक और विवेचन सम्मत आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन करती है, सही है। यह वर्जनाओं और कुंठाओं की अपेक्षा मुक्त यथार्थ की पक्षधर है, ये भी सही है। यह कविता यथार्थ और जीवन को एक साथ वहन करते हुए मुक्त क्षणों के दायित्वों के प्रति आग्रहशील है, ये भी सही है। चौथा है इसमें ऑप्शन, यह आधुनिकता और समसामयिकता के संदर्भ में विराट मानव के महत्व को स्थापित करती है। ये पंक्ति जो है नई कविता के बारे में सही नहीं है। ये आधुनिकता और समसामयिकता के संदर्भ में विराट जो मानव है उसके महत्व को स्थापित नहीं करती है, जो लघु मानव है ना उसके महत्व को स्थापित करती है। तो ये पंक्ति यहाँ, ये कथन यहाँ गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से किस कवि की रचनाएं तार सप्तक में नहीं हैं। यानी तार सप्तक, प्रथम सप्तक कोई कहते हैं, तो उसमें किस कवि की रचना नहीं है। तो शकुंतला माथुर जी हैं, उनकी प्रथम तार सप्तक में रचनाएं नहीं है। आप देखते हैं तार सप्तक के यहाँ इन्होंने 4 प्रश्न लगातार पूछ रखे हैं, लेकिन साथियों अपने फर्स्ट ग्रेड में तार सप्तक से 2 प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। इसमें तो इन्होंने सारे सप्तकों के बारे में पूछ लिया, चारों के बारे में ही। जैसे इसमें प्रथम सप्तक की बात हो गई, इनमें से किस कवि की रचनाएं तीसरा सप्तक में हैं। तो यहाँ केदारनाथ सिंह जो हैं इनकी रचनाएं तीसरा सप्तक में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि की रचनाएं दूसरा सप्तक में नहीं हैं। तो कुंवर नारायण जो हैं उनकी रचनाएं दूसरा सप्तक में नहीं हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में हैं। तो नंद किशोर आचार्य जी की रचनाएं चौथा सप्तक में हैं।
ये चारों ही सप्तकों से संबंधित इन्होंने एक एक प्रश्न पूछ लिए हैं, क्योंकि ये कॉलेज व्याख्याता का पेपर है तो उतना ही गहराई से भी अपने लेवल के अनुसार गहराई से पूछा जाएगा। साथियों, जितनी जब बड़ी पोस्ट होगी उसी हिसाब से सिलेबस भी गहराई से ही आएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कहानियों को कहानीकारों के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। एक तरफ कहानियाँ दे रखी है, एक तरफ उनको लेखक दे रखे हैं। तो पाजेब कहानी आप सभी को पता है, जैनेन्द्र की प्रसिद्ध कहानी है। हार की जीत सुदर्शन की प्रसिद्ध कहानी है। बूढ़ी काकी प्रेमचंद जी की कहानी है। और रोज जो है वो अगेय की कहानी है। तो ये यहाँ इन्होंने कहानियाँ पूछ रखी हैं। अगला प्रश्न है, इन कहानियों को कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। आगे पीछे फिर से कहानियाँ दे रखी हैं और उनके बारे में कहानीकार दे रखे हैं एक साइड। तो यही सच है मन्नू भंडारी जी की कहानी है। राजा निर्बंसिया जो है वो कमलेश्वर की कहानी है। जिंदगी और जोक अमरकांत की कहानी है। और गदल रांगे राघव की प्रसिद्ध कहानी है। अगला प्रश्न फिर इसी प्रकार का मिलान वाला है, इन महिला कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ महिला कहानीकारों के नाम दे रखे हैं। तो ममता कालिया जी हैं, उनकी कहानी है उसका यौवन। नासिरा शर्मा की कहानी है पत्थर गली। अलका सरावगी की कहानी है कहानी की तलाश में। और मेहरुनिसा परवेज जो हैं, इनकी कहानी है अंतिम चढ़ाई। तो ये महिला कहानीकारों के बारे में पूछ रखा है। इससे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ रचनाएं दे रखी हैं और एक तरफ उनके लेखक दे रखे हैं। तो चित्रलेखा जो है भगवती चरण वर्मा की रचना है। कब तक पुकारूं प्रसिद्ध रचना है रांगे राघव जी की। प्रति परिकथा है फणीश्वर नाथ रेणु की। और मानस का हंस अमृतलाल नागर की जो है रचना है। अगला प्रश्न है, इन रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यानी इस मिलान वाले बहुत सारे प्रश्न पूछ रखे हैं। अगला है, तमस जो है वो भीष्म साहनी की रचना है। उरु कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी की रचना है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की रचना है। और आधा गाँव जो है वो राही मासूम रजा की रचना है। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी कृत साहित्य देवता की गणना किस गद्य विधा के अंतर्गत आती है। यानी माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो साहित्य देवता जो विधा है, जो लेखनी है, उनकी जो रचना है वो किस विधा के अंतर्गत आती है। तो वो निबंध है। एक भावात्मक निबंध लिखा है उन्होंने साहित्य देवता के शीर्षक से। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अगेय की काव्य रचनाओं का सही क्रम किस विकल्प में है। तो इस प्रकार से आपको जो प्रमुख कवि हैं उनकी रचनाएं आपको खास तौर से याद होनी चाहिए। प्रकाशन वर्ष भी फर्स्ट ग्रेड में भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अगेय की रचनाएं हैं। पहले आई थी बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभामय और आंगन के पार द्वार। ये क्रम है सही अगेय जी की रचनाओं का। इससे आगे फिर इसी प्रकार का प्रश्न है, मिलान वाला, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमिलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। तो एक तरफ रचनाएं हैं और एक तरफ उनके लेखक हैं। तो राजी सेठ जो हैं, इनकी रचना है तीसरी हथेली। संयम प्रकाश है, इनकी रचना है सूरज कब निकलेगा। अब्दुल बिस्मिल्ला है, इनकी रचना है अतिथि देवो भवः। और मैत्रेयी पुष्पा जो हैं, इनकी रचना है चिन्हार। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की काव्य कृतियों का सही क्रम किस विकल्प में है। तो ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी और सवर्णदुली, ये सही क्रम है पंत जी की रचनाओं का। इससे अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही कालक्रम किस विकल्प में है। तो निहार, रश्मि, नीरजा और दीपशिखा, ये इनकी रचनाओं का सही कालक्रम है। आप देख सकते हैं जो छायावाद के हैं उनके ही तीनों कवियों के पुस्तक हैं। यहाँ पंत के, महादेवी जी के और अगले जो प्रश्न है वो पंत प्रसाद से संबंधित है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद की इन काव्य कृतियों का सही कालक्रम किस विकल्प में है। तो कानन, कुसुम, आंसू, लहर और कामायनी, ये इनका सही क्रम है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद जी की रचनाओं का। अगला प्रश्न फिर मिलान वाला है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। तो संशय की एक रात जो रचना है वो है नरेश मेहता की। चांद का मुँह टेढ़ा है, आपको पता ही है, गजानन माधव मुक्तिबोध की प्रसिद्ध रचना है। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की प्रसिद्ध रचना है। और संसद से सड़क तक धूमिल जी की प्रसिद्ध रचना है। अगला हमारा प्रश्न है फिर इसी प्रकार का, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमिलित करते हुए सही विकल्प चुनिए।
तो अशोक वाजपेयी जी हैं, इनकी रचना है एक पतंग अनंत में। ऋतुराज जी की रचना है अंगीरस। केदारनाथ अग्रवाल की रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं। और नागार्जुन की रचना है बादल को गिरते देखा है। फिर इसी प्रकार का प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। तो नरेश मेहता की रचना है वन पाखी सुनो। शमशेर बहादुर की रचना है बात बोलेगी। केदारनाथ सिंह की रचना है अभी बिल्कुल अभी। और नंद किशोर आचार्य जी की रचना है जल है जहाँ। फिर आगे इसी प्रकार का प्रश्न फिर से है, निम्नलिखित यात्रा वृत्तांत विषयक रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ यात्रा वृत्तांत दिए गए हैं, एक तरफ उनके लेखक दिए गए हैं। तो आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है। अरे यायावर रहेगा याद अगे का यात्रा वृत्तांत है। हंसते निर्जर दहकती बट्टी विष्णु प्रभाकर का जो यात्रा वृत्तांत है। और पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जो है यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। आगे उपन्यास दिए गए, पीछे यात्रा वृत्तांत दिए गए हैं। इसे आगे आत्मकथा का प्रश्न आएगा। तो सभी विधाओं के जो पूछ रखे हैं, निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो मृणाल पांडे जो हैं, इनका उपन्यास है पटरंग पुराण। राजी सेठ जी का उपन्यास है तत्सम। सूर्यबाला का है अग्निपंखी। और मैत्रेयी पुष्पा का है ईदन मम उपन्यास है मैत्रेयी पुष्पा जी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आत्मकथात्मक रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ यात्रा वृत्तांत है और एक तरफ आत्मकथा है और एक तरफ उनके लेखक हैं। तो जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा मानी जाती है। इसको शायद प्रथम दलित आत्मकथा भी माना जाता है। इसका एक बार प्रश्न भी पूछा गया है। तो जूठन जो है दलित आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिषारण्य की आत्मकथा है। अर्धकथा डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा है। और अपनी धरती अपने लोग डॉक्टर रामविलास शर्मा जो हैं उनकी आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्मरणों या रेखाचित्रों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो आत्मकथा पूछ ली, ऊपर उपन्यास पूछ रखे थे, पहले कहानियाँ और इससे पहले यात्रा वृत्तांत पूछ रखे थे, कहानियाँ और रचनाएं पूछ रखी हैं। और इस बार संस्मरण और रेखाचित्र पूछ रखे हैं। तो चेतना के बिंब जो है वो संस्मरण है डॉक्टर नगेंद्र का। स्मृति की रेखाएं हैं महादेवी वर्मा का। दीप जले शंख बजे कन्हैयालाल मिश्र का रेखाचित्र है। और हम हस्मत कृष्णा सोबती जी का रेखाचित्र है प्रसिद्ध। अगला प्रश्न है, किस साहित्यकार ने राष्ट्र को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है। तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इन्होंने भारत भारती जो इनकी प्रसिद्ध रचना है इसमें इन्होंने अपनी राष्ट्र को मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहा है। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा पत्रकारिता यानी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से जनरुचि जागृत परिष्कृत करने से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। यानी जो द्विवेदी काल है उसमें उन्होंने जो द्विवेदी जी हैं सरस्वती पत्रिका के माध्यम से किस प्रकार की कविताएं या किस प्रकार के काव्य लेखन पर जो है बल दिया। पहला है इसका विविध विषयों पर सरस कविताएं लिखने की प्रेरणा देना, बिल्कुल सही है। जैसे कि पीछे एक वो पंक्ति भी आई थी कि हाथी से लेकर चिट्ठी तक किसी भी विषय पर कविता लिखी जा सकती है। वो प्रसिद्ध पंक्ति जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। तो विविध विषयों पर सरस कविताएं लिखने की प्रेरणा देना, परंपरा से चले आ रहे छंदों के स्थान पर सभी प्रकार के छंदों के प्रयोग को प्रोत्साहन देना, ये भी सही है। विविध काव्य यानी गद्य रूपों को अपनाने का आग्रह करना, ये तीनों सही है। चौथा जो है गद्य और पद्य की भाषा अलग अलग रखने का अनुरोध करना, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगी यहाँ, क्योंकि इन्होंने गद्य और पद्य की भाषा एक खड़ी बोली हिंदी को ही स्वीकार किया था। इससे पहले जो भारतेंदु काल था उसमें अलग अलग थी गद्य और पद्य की भाषा, लेकिन द्विवेदी काल में आकर जो है गद्य और पद्य की भाषा लगभग सभी कवियों की लेखकों की एक ही हो गई थी, खड़ी बोली हिंदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का उपन्यास है प्रसिद्ध। जिंदगीनामा कृष्णा सोबती का। बलचनामा नागार्जुन का प्रसिद्ध उपन्यास है। और सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। तो रानी केतकी की कहानी आपको पता है, इंसा अल्लाह खान की रचना है। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की रचना है, जो प्रसिद्ध प्रथम खड़ी बोली की रचना भी मानी जाती है। उसमें जो आधुनिक युग में जो गद्य का विकास हुआ था उसमें इन प्रमुख लेखकों की जो लेखक है इनकी प्रमुख भूमिका रही थी। तो उन चार में से हैं इंसा अल्लाह खान जी। तो रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खान की, भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी, चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि की, और पद्म पुराण जो है वो दौलत राम जी की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। तो तुलसीदास जो है वो निराला की रचना है, वैदेही वनवास हरिओद की रचना है, हिमतरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, और रसवंती जो है वो दिनकर की प्रसिद्ध रचना है। तो साथियों, ये थे हमारे कॉलेज व्याख्याता का जो हम पेपर या आरपीएससी के पुराने पेपर जो हम हल कर रहे हैं उसका वीडियो। आज ये पेपर पूरा हो गया। आगे के वीडियो में हम देखेंगे इसका अगला पेपर जो 2021 में हुआ था कॉलेज लेक्चरर का ही। और आप देख सकते हैं साथियों, ये किताब जो है आरपीएससी हिंदी सॉल्वर्ड पेपर व्याख्या सहित है। ये सरसा पब्लिकेशन से छपकर आती है। आप यहाँ देख सकते हैं सरसा पब्लिकेशन नागौर, और इसके ऊपर फ़ोन नंबर दे रखे हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया था बुकों का, उसमें मैंने नंबर भी दिए थे, और यहाँ ये नंबर दे रखे हैं। इन नंबरों पर आप संपर्क करके और इस बुक को ऑनलाइन मंगवा सकते हो। ऑफलाइन ये बुक नहीं मिलती है। कई साथी पूछते हैं कौन सी बुक है, कौन सी बुक है। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको लास्ट में बता दी जाती है, और इस बुक का जो है आपको ये भी दिखाया जाता है, फ्रंट पेज भी दिखाया जाता है। तो धन्यवाद साथियों।